अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान अपने क़याम को पौन सदी गुजरने के बाद आज तीसरी किस्म की मुहलक तरीन जंग का सामना कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत सारे दुश्मन हमलावर हैं। और क्या पाकिस्तान अपनी बका की ये आखिरी जंग जीत पाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। हमारा जो मामूल के मुताबिक प्रोग्राम होता है वो करंट अफेयर्स के हवाले से होता है और करंट अफेयर्स में हमारी ये कोशिश होती है कि जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बिलखसूस और गुज़श्ता चंद दिनों के दरमियान बिलअमूम जो वाक़यात हुए हैं उनका एक मवाजना आपके सामने पेश कर दिया जाए, एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको दी जाएँ, उसके ऊपर तज्जिया भी आपको दिया जाए। और सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस ये होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। हम व्यूज़ के चक्कर में भाग कर जो है वो गलत खबरें नहीं देते और हम ये भी हमारी कोशिश होती है कि हम इस चीज़ से बेपरवाह हों कि हम क्यों हमें ये कहा जाए कि जी ये फ़लाँ तरफ इनका टिल्ट है या फ़लाँ तरफ नहीं है। मेरा हमेशा से ये जवाब होता है कि क्या हमारी खबर दुरुस्त थी। अगर हमारी खबर दुरुस्त थी तो फिर ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। आज का जो प्रोग्राम है इसको करंट अफेयर्स का तो ये है ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पाकिस्तान की तारीख भी शामिल है जो एक मुनफरिद ज़ाविया जो है हमारे देखने के उसको वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज तीसरी किस्म की मुहलक तरीन जंग का सामना है। ये मैं तीसरी जंग की बात नहीं कर रहा, तीसरी किस्म की जंग की बात कर रहा हूँ। पहली जो किस्म की जंग थी वो हमारी और थी। पाकिस्तान जब बना तो जो पाकिस्तान के दुश्मन थे बिलखसूस भारत, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान एक साल से ज़्यादा ऐसा नहीं चल सकेगा, क्योंकि जो रियासती जब तकसीम हुई बरसीर की तो रियासती वसाइल की तकसीम में बहुत बड़ी डंडी मारी गई और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। लेकिन वो कौम जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर आग और खून के दरिया से गुजर कर आई थी, उन्हें इस आज़ादी की नेमत का बड़ा एहसास था। सो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और पाकिस्तान आगे बढ़ा। और 1965 में जब और कुछ ना बन पाया तो फिर भारत ने बराह रास्त हमला कर दिया। और उस वक्त जो हमारा दुश्मन था हमारे सामने भारत था। हमारी जितनी दिफाई तरबियत होती थी वो भी भारत को ध्यान में रख के होती थी, क्योंकि बाकी बॉर्डर्स पे हमें इशू ही कोई नहीं था। भारत वाले बॉर्डर पे हमारे साथ हमेशा से इशू रहा। और फिर 65 की जंग हुई। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कब कौन सा मार्शल लॉ था या कब कौन सी जमहूरी हुकूमत थी, ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान। तो रियासत पाकिस्तान पर जब भारत हमला हुआ तो जब जनरल अयूब खान ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो गई। और फिर 1965 में भारत को समझ आ गई कि पाकिस्तानी कौम महज अपने अज़्म की वजह से, अपने हौसले की वजह से, अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी होकर अपने से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते। और पाकिस्तान ने वो शिकस्त दी। और उसके बाद फिर भारत ने थोड़ा सा अपना स्टाइल बदला और 1971 में जो मशरक़ी पाकिस्तान है उस वक्त जो आज बांग्लादेश बन चुका है हमारी बदकिस्मती से, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी सियासी वजूहत भी होंगी, उसकी अस्करी वजूहत भी होंगी, उसमें हमारी गलतियाँ भी होंगी, उसमें अपनों की रेशा दवानियाँ भी होंगी, उसमें बैरूनी साजिशें भी होंगी, उसमें हमारी मजबूरियाँ भी होंगी। हमारा एक पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, गरीब मुल्क था, हज़ारों मील दूर का था, वहाँ पे कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल था। और उस वक्त जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करता था तो ये एक बात की जाती थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से होगा, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान में हमारा फ़ौज का मुसल्लह फ़ौज के तमाम हेडकोार्टर्स भी यहाँ पर थे। लेकिन भारत ने वहाँ पर इस्तेमाल किया हमारी मजबूरियों को और अपनी रेशा दवानियों को। भारत ने वहाँ पे मुक्ति बहाने की तहरीक चलवाई, उसकी सरपरस्ती की, उनको पैसा दिया, उनको तरबियत दी और बिल आखिर वो पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब हो गया। अगर अंदर से उस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ ना होती या हमारी तरफ से कोताहियाँ ना होती तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। लेकिन एक हमारा दुश्मन था, जो हमारी एक किस्म की जंग थी वो थी एक सीधी सीधी खुली फ़ौजी जंग कि हमें अपने दिफा का मामला दरपेश था और भारत हमारे सामने था। तो हमारी तमाम तर पॉलिसियाँ पाकिस्तान की इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनती थी, दिफाई लिहाज से। लेकिन उस वक्त हमारे लिए ज़्यादा बड़ा मसला पैदा हुआ जब हमें एक दूसरी किस्म का जंग का सामना करना पड़ा। जब 1971 के बाद पाकिस्तान को इस्लाम की अस्करी तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई। दुनिया की तारीख में कभी किसी मुसलमान रियासत के इतनी बड़ी तादाद में कैदी नहीं हुए थे, इतना बड़ा सरेंडर, इतनी बड़ी शिकस्त कभी नहीं हुई थी, लेकिन वो हुई। और उसके बाद जो है उस वक़्त की जो पाकिस्तान की क़यादत थी उसने बहुत सारी गलतियों के बावजूद उसने कुछ अच्छे काम भी किए। उनमें सबसे अच्छा काम एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो रखी। और बिला तफरीक नज़रियात और इख्तलाफात
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को परवान चढ़ाया और बिलाखिर 1998 को पाकिस्तान एक आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बना, जहाँ एक हमें बदकिस्मती की सबसे बड़ी जो है वो अस्करी शिकस्त हमारे हिस्से में इस्लामी तारीख़ की, वहाँ हमें यह एजाज़ भी हासिल हुआ कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बना और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की पहले सात ताकतवर 3 ममालिक में शामिल है अस्करी एतबार से, एटमी लिहाज से। तो बहरहाल 1971 के बाद ये जब मरहला गुजरा और एक दौर आया और वो उसमें दहशतगर्दी शुरू हुई, जब भारत ने यहाँ पे मुदाखलत करनी शुरू की, बम फिक्स करवाने शुरू किए। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अखबारों में तस्वीरें छपती थी कि फ़लाँ लारी अड्डे पे बम फट गया, फ़लाँ जगह बम फट गया, फिक्स बम होते थे और पता चलता था कि वो राक एजेंट करते हैं। लेकिन हमारे लिए उस वक्त ज़्यादा बड़ा मसला पैदा हुआ जब हमारी सारी सिक्योरिटी निज़ाम तलपट होकर रह गया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। और ये एक ऐसी जंग थी जहाँ पर दुश्मन हमारे अंदर मौजूद था। हमारे मसलन एक मस्जिद है, वहाँ पे 1000 नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी कि उन 1000 में से कौन सा आदमी ऐसा है जो इस यहाँ पे बम फाड़ने के लिए आया हुआ है, क्योंकि देखने में सबकी शक्लें, हुलिये, लिबास एक जैसे थे। तो बहुत मुश्किल हुई। मुझे याद है हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो पुलिस अफसरान में बताते थे कि जो पुलिस की सारी सिक्योरिटी थी दहशतगर्दी के हवाले से, वो खुद कुछ हमलों ने बिल्कुल तलपट करके रख दी, क्योंकि उनका जो बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर होता था वो ऐसा होता था कि जब कोई हमलावर आए, कोई फायरिंग करे, कोई बम फेंके, तो उसको वापस न जाने दिया जाए और उनको घेर लिया जाए। लेकिन जब आने वाला वापस जाने के लिए आता नहीं था, फटने के लिए आता था, तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान के दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सब ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और 70-80 हज़ार जानों की कुर्बानियाँ देने के बावजूद, जिसमें हमारी फ़ौज के जर्नैल तक भी गए और पुलिस के जर्नैल गए, दीगर फोर्सेस के लोग गए, अवाम ने कुर्बानियाँ दी और बिल आखिर पाकिस्तान जो है वो उस दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब हो गया। उस वक्त एक सवाल अमूमन सामने ये आया करता था, हम बतौर साफ़ी भी इस सवाल को डिस्कस करते थे, हमसे भी लोग पूछते थे कि जी पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, बैरूनी या अंदरूनी, यानी कि भारत है या कि ये जो अंदर से हम पे हमला हो रहा है। और इस पर बहस होती थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये दो दुश्मन अलग थे ही नहीं, ये एक ही दुश्मन था। ये तो तब पता चला कि जब अफगानिस्तान के अंदर भारत ने अपने 35-38 कौंसल खाने बनाए और पता लगा कि TTP कालदम और इसके ग्रुप्स वहाँ से जाके पैसे लेते हैं, तो वो जो कुछ भी कहते हैं, नाम वो इस्लाम का ले रहे थे लेकिन पैसे वो इंडिया से ले रहे थे। तो हमें पता चला कि ये दोनों दुश्मन तो एक हैं। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और साजिश की बुनियाद रखी जा रही थी जिसका हम लोगों को इल्म नहीं था। ये एक तीसरी किस्म की जंग थी। वो ऐसे कि अब 7 एटमी रियासतों में अगर पाकिस्तान है तो भारत के अलावा जो खुसूसन यहूदी लाबी थी पूरी दुनिया के अंदर और मगरबी ममालिक के लिए, वो किसी मुस्लिम रियासत का एटमी रियासत रहना उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। तो बड़ी लॉन्ग प्लानिंग वो लोग करते हैं और एक प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग के बारे में सबसे पहले हकीम सईद शहीद ने इंकशाफ किया अपनी किताब जापान की कहानी में, जिसमें उन्होंने कहा कि यहूदी लाबी ने पाकिस्तान के अंदर 2020 तक, यानी कि ग़الباً उन्होंने 96 या 94 इस अर्से में ये किताब अपनी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि यहूदी लाबी ने 2020 तक पाकिस्तान में यहूदी असल हुकूमत जो है वो अपनी कायम करने का मनसूबा बनाया और इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर इमरान खान का इंतखाब किया, क्योंकि वो जो है वो प्ले बॉय वाले इमेज की रखता है, वो उसकी तमाम कमज़ोरियाँ उनके पास होंगी, फिर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो फिर उसके ज़रिए से इक़्तिदार पर कब्जा किया जाएगा और उसको जो है एक बड़ा यहूदी ख़ानदान, उसमें गोल्ड स्मिथ का नाम भी था कि उनका नाम भी लिखा हुआ था कि जी वो इनको अपना रिश्ता देंगे और ऐसा ही हुआ। फिर जमैमा गोल्ड स्मिथ से इमरान खान की शादी हुई और हम अमूमन जो पाकिस्तानी कौम में कि नहीं यार ये साजिशी मफरूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर इसरार मरूम ने भी ये बात की और उन्होंने कहा कि जिसका इंतखाब किया गया और उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक खुशफहमी होती कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो गया। फिर इमरान खान वर्ल्ड कप शब जीता और फिर उसके बाद जो शौकत खानम और नमल, ये एक अलग टॉपिक है ना, नमल कोई फलाई इदारा है और ना ही कोई शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो दोनों प्योरली कमर्शियल हैं। लेकिन बहरहाल लोगों से उस ट्रस्ट के नाम पे उन इदारों के हवाले से पैसे लिए जाते रहे। खैर ये एक अलग टॉपिक है। हमारा इस वक्त इमरान खान की ज़ाती जो है वो दयानतदारी या मानतदारी को डिस्कस करनी नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट की गई आज से 24-25-30 साल पहले। इमरान खान जो प्ले बॉय था उसको मगरबी मीडिया ने एक ऐसा इमेज उसका बनाया हमारी पाकिस्तानी कौम के सामने, उसमें करोड़ों अरबों डॉलर खर्च हुए, पूरा मगरबी मीडिया उसके साथ लगा कि ये आपका मसीहा है, ये आपको मसनों से निकालेगा, ये आपका लीडर है, ये आपका नया पाकिस्तान बनाएगा।
एक आदमी जिसको दयानत और अमानत से दूर दूर से वास्ता नहीं था, उसको हमारे सामने अमानतदार बना के पेश किया गया। वो शख्स जिसकी एक प्ले बॉय की शोहरत थी, जिसकी अपनी एक बेटी भी थी जो मुबैना तौर पर गैर शरीफ साहबजादी थी या गैर कानूनी साहबजादी थी, जिसको वो आज तक कौन नहीं करते, उसके बावजूद कहा गया कि नहीं, ये आपको रियासत मदीना बना करके देगा। और जितनी एक बशरी खामियाँ होती हैं बहुत सारी इमरान खान में मौजूद थी, लेकिन हमारी कौम को बताया गया कि ये आपको रियासत मदीना बना के देगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुए, और उनका ख्याल था कि यार ये पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या करने लगा इमरान खान। पाकिस्तान के अंदर भी लोग थे, लेकिन ये जो एक जंग थी जिसको आपने बहुत जिक्र सुना होगा, 5th जनरेशन वारफेयर, उस वारफेयर ने बड़ा बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जब सारा कुछ चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान की उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो है वो इस सारे मामले में इमरान खान के साथ उनके मामलात हो गए। और 2011 में वो जो टांगा पार्टी थी, एक मीनार पाकिस्तान में जलसा करा के एक उसको बड़ी पार्टी, एक बाग घोड़ा बनाया गया, और उसके बाद वो एक तसलसल चलता हुआ 2018 तक आया। कैसे इमरान खान साहब जो मन चाह करते रहे, लेकिन उसके उस वक्त मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियाँ थी। हम उस वक्त टीवी चैनल्स को कवर किया करते थे, हम पे पाबंदी थी कि जी हमें इमरान खान के धरने में जाना है, कोई खबर उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। रोज़ाना वहाँ पे सहाफ़ियों को मारा जाता था लेकिन खबर नहीं देनी होती थी। रोज़ाना जियो के दफ्तर पर पथराव होता था लेकिन खबर नहीं देनी होती थी। इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ कोई खबर नहीं चलनी होती थी और बाकी सबके खिलाफ चलनी होती थी, क्योंकि एक फ़िज़ा बनाई जाती। जो 5th जनरेशन वारफेयर के असरात क्या थे, जो 5th जनरेशन वारफेयर के सबसे बड़े मुतासरीन थे और हैं, वो अपने आप को ये समझते थे कि जी हम उससे मुतासर नहीं है, बाकी सारे लोग मुतासर हैं। असल में जो मुतासर थे वो खुद थे। अब उसकी मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। इमरान खान सरेआम कह रहा था कि जी आप पाकिस्तान की हुकूमत को, सरकार को टैक्स ना दें। वो सरेआम बिजली के बिल दिला था, वो टोल प्लाजों को आगे लगा था, वो धरने दे था, वो पार्लियामेंट हाउस पे हमलावर था, वो PTV पे हमलावर था। लेकिन एक 5th जनरेशन वारफेयर ने सब लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो देख रहे हो कि जो चले सियासी जदोजहद तो अपनी जगह पे, स्टेट अफेयर्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर एक मैदान बनाया गया और इमरान खान को फराहम किया गया, उसको अंदरूनी बैरूनी तमाम तर जो है उनको मदद हासिल थी। और 2018 के इलेक्शन से पहले अब किसी ने नहीं देखा उस 5th जनरेशन वारफेयर के असर के दौरान कि KP की हुकूमत के अंदर इमरान खान ने वादा किया था कि मैं 350 डैम बनाऊंगा, 50,000 मेगावाट बिजली बनाऊंगा। 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई, एक डैम नहीं बनाया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मीडिया में क्या गया, वाह वाह KP सूबा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था। 2018 में बाकी पाकिस्तान की तमाम जमातों को इलेक्शन की मुहिम ही किसी ने नहीं चलाने दी, और यहाँ पर फिर वो एक मामला आगे टच हुआ जो हम पीछे छोड़ आए थे। हमने कहा ना कि पहले हम जब थे अंदरूनी दुश्मन दहशतगर्दी वाला ये बैरूनी दुश्मन भारत, और बाद में पता चला वो एक हैं। यहाँ पर आके पता चला जनाब तीनों एक थे, क्योंकि वो जो कालादम TTP थी जिसको भारत की मदद हासिल थी, उसको इमरान खान और उनकी पार्टी ने सपोर्ट करना शुरू किया। वो जिसको बोतलें बंद किया जा चुका था, KP की हुकूमत के 10-16 में उस जिन को दोबारा निकाला गया। और ये अब कोई ढका छुपा राज नहीं है, बयानात सामने मौजूद है KP की हुकूमत के वज़ीर आला और वज़रा के, कि वो बाकायदा भत्ते देते रहे उस वक्त तालिबान को, जिन तालिबान को ख़त्म अपनी तरफ से पाकिस्तानी कौम हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद कर चुकी थी। उनको मुख्तलिफ जगहों पर बसाया गया, उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई, और वो बोतल में से जिन निकल के दोबारा पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया। कब? जब इमरान खान 2018 में वज़ीर आज़म बनवाए गए। 2019 में उन्होंने 3.25 साल के अंदर बहुत से टारगेट अचीव करके दिए अपने लॉन्चरों को। मोहसिन जमील बेग का मैंने इंटरव्यू किया था, इसी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, जिसमें मोहसिन जमील बेग ने ये इंकशाफ किया था कि जी जब बनी गाला वाला घर नहीं था इमरान खान का, उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जिस घर में वो रहते थे उसका 8 साल तक किराया जो है वो अमरीकी सफारत खाना देता रहा था। तो अमरीकी जो है वो किसी पाकिस्तान के सियासतदान या किसी भी आदमी के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिला वजह तो नहीं करेंगे। तो ये सारी बैकअप उनका पहले से चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की कौम को क्या बताया जाता, ये आपको ग़ुलामी से, मगरब की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाएगा। हालांकि वो अपने उन्हीं के परवरदा आदमी थे। वो मिस्र के सदर जब फोत हुए थे, उनके फोत होने के 25 साल के बाद उनकी कौम को पता चला कि जिस शख्स ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करके अपने आप को हमसे लीडर बनवाया, 25 साल बाद पता चला कि वो ख़ुद अमेरिका का एजेंट था। तो ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं। लेकिन इमरान खान ने आके किया गया, 6 GDP ग्रोथ थी, माइनस में ले गए 2019 में, 1 साल के अंदर अंदर। कश्मीर वाला मामला अब देखें, 5th जनरेशन वारफेयर, कि वो जो मोदी की जीतने की दुआएं कर रहा है, जो उसकी कह रहा है कि वो जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा, जो ट्वीटें कर रहा है, उसको अपने
जो है वो हल्फ बर्दारी में तकरीब में बुलाने के लिए बेताब है, जो कहते हैं मैं फ़ोन करता हूँ मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन मोदी का यार किसको कहा गया? इमरान खान के सियासी मुखालफिन को। ये थी फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, जो आंखों पे सामने चीज़ देखने की सलाहियत से महरूम कर देती है और मफरूज़ों के ऊपर इंसान को यकीन करने पर मजबूर कर देती है। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। और उसके बाद फिर मसला कश्मीर किस तरह प्लेट में रख के भारत के हवाले किया गया। इमरान खान ने वापस आके पाकिस्तान में कहा मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ। तो हालांकि मामलात कुछ और थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के माशरे के अंदर नफ़रत की बीज बोए गए, घरों के अंदर तकसीम आ गई और इस किस्म का माहौल बना दिया गया, पोलराइज़ कर दिया गया सारा माहौल कि लोगों के जी फ़लाँ घरों से मत निकलने दो, इनके बच्चों के मिलेट करो, इनके बच्चों से शादियाँ नहीं करो। पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा गया और इस दौरान पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करने की मुकम्मल कोशिश की गई और एक माशरत तबाह की गई, मईशत तबाह की गई, कश्मीर सरेंडर किया गया। अब आगे मामला था इस हद तक मैशत को लेकर जाना था कि एटमी हथियारों के ऊपर बात आ जानी थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की एक ज़ात है, उसने पाकिस्तान को बचाना था। होश आ गया और इमरान खान साहब एक्सपोज होना शुरू हो गए। इधर से वो इक़्तिदार से निकले और उसके बाद वो फिर खुल के सामने आ गए। पहले तो उन्होंने अमेरिका से गुलामी का नारा लगाया, बाद में उनकी अपनी आर्ग्यूज़ आ गई कि जनाब ये सारी ड्रामेबाजी थी, किस तरह वो बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका से उन्होंने तरले माफ़ी शुरू कर दी और जब इमरान खान के ऊपर अब लग रहा है कि वो अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं, तो वही अमेरिका वही भारत इमरान खान के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए ख़त लिख रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, IMF के ज़रिए पाकिस्तान की बाजू मरोड़ी जा रही है। तो फिर हमें पता चला कि सिर्फ अमेरिका, भारत और TTP एक नहीं थे, ये सारे एक थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। भारत भी, TTP भी, इमरान खान भी, अमेरिका भी, ये सब तो एक हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के जो अपने आप को चैम्पियन समझते थे, वो असल में खुद उसके मुतासिर थे। वो सामने चीज़ देखने की सलाहियत से महरूम थे। वो देख रहे हैं फराग होगी, बुशरा बीबी, क्या कालें, क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन वो कहते थे नहीं, इमरान खान हमारा लीडर है। वो नहीं देख रहे थे कि उनकी फैमिली को, अपनी औरत को वो 7 पर्दों में लेके जाता है। आपकी औरतों को कहता है मेरे घर के बाहर खड़े होकर पहरा दो, और वो अपने वर्करों को कह रहा होता है कि आप जाके गिरफ्तारी दें, और ख़ुद ज़मानतें करा के फिर रहा होता है। दूसरों को कहता है खौफ के बुत तोड़ो, खुद सर पे बाल्टी लेके फिर रहा होता है। ये है असल फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के मुतासिर, जो ये सब कुछ देख कर भी उनका जहन इसको तस्लीम नहीं करता, कहते नहीं ये हमारा लीडर है। तो ये एक मामला है। लेकिन जब 9 मई इमरान खान साहब कर बैठे, इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में बगावत करके हम कब्ज़ा कर लेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और फिर जो है वो मौजें ही मौजें हैं। वो जो जिन्होंने सारे अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर इनके ऊपर खर्च किए हैं, उनको उनका सलाह दे दिया जाएगा। खुदा न खासा पाकिस्तान तकसीम, एटमी हथियार ख़त्म, जो कुछ भी मामलात है अल्लाह ना करे खाना जंगी, और उसके बाद फिर हम मौजें करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाना था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल बदल गई थी, चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब को फिर एक्सपोज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें से करनी पड़ी। 9 मई जब सामने हुआ तो इमरान खान साहब खुल के सामने आ गए। इसके बावजूद जो इतने अरसे से इन्वेस्टमेंट की जाती मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वो उसके असरात को निपटाना बहुत मुश्किल था। हमारे मुख्तलिफ इदारों के अंदर से, हमारी सरकारी महकमों के अंदर से जो मुतासिर थे उस फिफ्थ जनरेशन वार के, जो इमरान खान को आज भी अपना रहनुमा समझते थे, तमाम तर चीज़ें देखने के बावजूद वो जो है उनको निकालना बड़ा मसला था। और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको न्यूट्रल किया गया, उनको बताया गया, उनको समझाया गया, चीज़ें सामने लाई गई। जो लोग समझते थे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे, वो समझ गए। जो नहीं समझे फिर वो दो ही हैं, या तो वो बिल्कुल ज़ोंबी बन चुके हैं, या फिर उनके अपने मफादात इमरान खान और उसके जो सरप्रस्त ममालिक हैं, मगरबी ताकतें हैं, भारत है, उनके साथ वाबस्ता होंगे। तो अब ये डिसमेंटल किया जा रहा है सारा कुछ। अब नैब के अंदर देखें, वो चेयरमैन नैब बदलने से पता चलता है फ़ायदा ही कोई नहीं होता, इसलिए कि डायरेक्टर से लेकर नीचे तक इमरान खान के बंदे सारे भर्ती हुए हैं। नादरा में सारे वो भर्ती हुए थे, आर्मी चीफ की तैनात के वक्त वहाँ से उन्होंने डाटा लीक किया। हर इदारे में ऐसे बंदे थे, हर जगह चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब जो एक अदलिया है उसके अंदर बंदे बैठे हैं, आपके सामने की बात है, कैसे कैसे दहशतगर्दी के पर्चे। इधर से बंदा गिरफ्तार होता है, रिमांड देना तो दूर की बात, जुडिशल पे भेजना दूर की बात, मुकदमा ही नहीं चलने देते। वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखते नहीं, जज कहते हैं जी डिस्चार्ज ख़त्म, और कैसे ज़मानतें भर भर के देते रहे। लेकिन ये सारे भी उसी वारफेयर के मुतासिरीन हैं। ये जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर पाकिस्तान के अंदर करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए गए, ये सब उसके नतीजे हैं। लेकिन अब मामलात जो है पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान की रियल सियासी लीडरशिप है, वो सारी इस चीज़ को जान चुकी है। अब हर जगह पे काम हो रहा है, और एक आखिरी मरला ये अदलिया वाला रह गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कवर कर जाएगा। और ये जो सामने की चीज़ें देख कर
और दूसरी तरफ चलना और अपने मुल्क से आगे किसी को तरजीह दे देना। अब देखिए इमरान खान को लाने के लिए कैसे कैसे ड्रामे किए गए, जो इस्लाम पसंद लोग थे उनको उनके लिए इस्लामी टच दिए गए, ये बताए बावजूद इसके कि उनके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्लाम का कोई मामला नहीं था। तोहमात वो एक अलग चीज़ें हैं, जादू टूना एक अलग चीज़ है, हम मज़हब की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाकायदा उलमाए दीन को प्रोजेक्ट इमरान के अंदर इंस्टॉल करवाया गया और उनके मुंह से बातें करवाई गई इमरान खान के हक़ में। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो बिल्कुल उसके अपोजिट सोच के लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे करते हैं या जो अपने आप को बहुत अल्ट्रा मॉडर्न या लादीन समझते हैं, वो उनके लिए भी इमरान खान हीरो था। अब ये देखिए कि हर तरफ को कवर किया गया, किसके ज़रिए, 5th जनरेशन वारफेयर के ज़रिए ज़ोंबीज़ में तब्दील कर दिया गया, जो सामने देखा हुआ देखने की सलाहियत नहीं रखते और अपने ही मुल्क का नुकसान करी जाते हैं। और अब जो है हम ये समझते हैं कि ये एक मोहलक तरीन जंग थी कि पहली जंग थी दुश्मन सामने था, दूसरी जंग थी दुश्मन अंदर था, तीसरी जंग क्या है, दुश्मन हमारे माशरे में हर जगह पे मौजूद है, जिसको बंदे को खुद नहीं पता कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। ऐसे ज़ोंबीज़ पाकिस्तान के अंदर बन गए हुए हैं। अब उसके ऊपर भी काम जारी है इंशाल्लाह। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे सोशल मीडिया के अंदर भी काम होगा, इदारों के अंदर भी काम हो रहा है, हो चुका है 95% 98%। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो उनके हो रही है। हमारा वो किसी भी किस्म का कोई भी इदारा, हर जगह से ये चीज़ें डिसमेंटल हो रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। अभी जो समझ जाएगा ठीक है, जो नहीं समझेगा इसका फिर उसका मतलब यह कि वो उस मफाद में, उस सारी प्लानिंग में इमरान खान के साथ है तो फिर भुगतेगा। तो उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएंगे, क्योंकि जो अब आगे आने वाले दिन हैं हमें जब हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम अली, वो सारी सूरत हाल को समझते हैं, हमारी एजेंसियों के लोग अभी सारी सूरत हाल को समझ चुके हैं। हमारी जो आने वाली अदलिया है, जस्टिस काजी फाइज साहब इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख की तीसरी किस्म की मोहलक तरीन जंग बिल आखिर जीतने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।